वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एलटी की परीक्षाएं आने वाली हैं। 25 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस सिलसिले में हमने आपसे कहा था कि जो भी हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर सीडीपी का जो सिलेबस है उसको हम टॉपिक वाइज देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनते हैं उन सभी से, जैसे कि हमने कल के वीडियो में आपके लिए इसमें पहला टॉपिक डिस्कस किया था जो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति वाला था, इससे हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। दोस्तों, आज हम दूसरा टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं जो सामाजिक परिपक्वता है, ठीक है, यानी कि सोशल मैच्योरिटी है। तो यहाँ से भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम पर डे जब तक एग्ज़ाम होते हैं सारे टॉपिक से अगर एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, तो फिर अगर एक टॉपिक से 50 एमसीक्यूज अगर हम पर डे डिस्कस कर रहे हैं तो इससे बाहर कहाँ से आएगा, है ना। तो हमारी जब तक हमारा एग्ज़ाम होता है तब तक हमको पर डे ऐसे एमसीक्यूज यहाँ पर को डिस्कस करने हैं। और हम एक टारगेट बना के चलेंगे कि प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक लेकर और सभी एमसीक्यूज हम इसके देख लें, ठीक है ना, जिससे कि हमारे आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम में हमको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में ये वीडियो मिल जाएगा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका लिंक है दोस्तों आपको, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर सब देख सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है आज हमारा पॉइंट 2 वाला जो है जिसमें सामाजिक परिपक्वता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सोशल मैच्योरिटी, ठीक है। तो सोशल मैच्योरिटी से हमको देखेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम एक एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। चलिए, तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता। सबसे पहले हम समझते हैं कि सामाजिक परिपक्वता से पहले हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसके एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, वो एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, ठीक है। सामाजिक परिपक्वता यानी कि ये किससे बना हुआ है, हमारे समाज से बना हुआ है, ठीक है। सोशल से बना हुआ है, जिसको हम समाज बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। तो उस समाज से हमारा सामाजिक परिपक्वता बना है। दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है समाज। समाज किसे कहेंगे? समाज वो होता है जिसके अंतर्गत दो या दो से कुछ अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? समाज कह सकते हैं आसान भाषा में। उसके बाद दोस्तों सामाजिक परिपक्वता आती है, सामाजिकरण आता है। इसके बहुत सारे टर्म आते हैं, ठीक है, हर किसी का अलग अलग मतलब हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक समाज है, उसमें रहने वाले जितने भी उस ग्रुप के, उस समूह के अंतर्गत जितने लोग आते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं, मतलब उस व्यक्ति के उन गुणों को सामाजिकरण कह सकते हैं। प्रत्येक समाज के कुछ अलग अलग नियम होते हैं, कुछ उनके मतलब हर किसी के कुछ नियम, कुछ अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, कुछ मापदंड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक समाज की हो सकती हैं। दोस्तों, सामाजिकरण किसे कहते हैं? समाज के द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए जाते हैं या किसी भी समाज के जो मापदंड होते हैं उनके साथ अनुकूलन कर पाना या एडेप्टेशन कर पाना, इसको हम सामाजिकरण कहते हैं। हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का सामाजिकरण हो गया अगर वो समाज के द्वारा निर्धारित मापदंडों के साथ अनुकूलन कर पाता है, एडजस्टमेंट कर पाता है या एडेप्टेशन कर पाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका सामाजिकरण हो चुका है, ठीक है। तो ये तो होगी सामाजिकरण और समाज की बात। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक परिपक्वता दोस्तों, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इन मापदंडों के साथ अनुकूलन कर पा रहा है, ठीक है, और मैच्योर हो चुका है सामाजिक दृष्टि से, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता आ चुकी है। तो दोस्तों, इसके लिए सामाजिकरण हम कह सकते हैं जो है, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, ज्ञान और स्किल्स को, अपने जो भी ज्ञान है, कौशल हैं, स्किल्स हैं, ठीक है, या फिर ट्रेड्स होते हैं, इनको अर्जित करते हैं और उन्हें समाज के या फिर समाज और फिर बाकी के जो अन्य समूह होते हैं उनमें एक प्रभावी सदस्य के रूप में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पूरे जीवन भर चलती है, ठीक है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया आप इसको कह सकते हैं। सामाजिकरण सांस्कृतिक संचरण का ही आधार तैयार करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ कॉमन सी चीज़ें इसके बारे में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिकरण को परिभाषित करने की कोशिश भी की है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर थियोरी लेके आज नहीं आया हूँ। जिस दिन अगर मैं इसकी थियोरी लेके आऊँगा तो उसमें आपको मैं इसके बारे में पूरे किस किस ने इसके बारे में परिभाषाएं दी हैं ये बताऊँगा। उसके बाद इससे प्रभावित करने वाले कारक, इसके सिद्धांत और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं,
ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हम इसको, बहुत बड़ा प्रकरण है, इसको अगर हम समझेंगे, इसकी थ्योरी जिस दिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो मैं पूरा बता दूंगा। एक मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक वहाँ से टच करने की कोशिश इसमें आपको कर रहा था। अब उसमें के बाद दोस्तों ये सामाजिकरण पर जो है, किसी बालक के सामाजिकरण को प्रभावित कर सकते हैं, उसका पालन पोषण का उस पर प्रभाव पड़ता है, समाज के सहयोगी व्यक्तियों का उस पर पड़ता है, और चारों तरफ के वातावरण से का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसका जो सामाजिक शिक्षण है उसका भी प्रभाव पड़ता है इस पर, किसी बच्चे पर, ठीक है। परिवार की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, ठीक है, और संवेगात्मक और सामाजिक विकास से भी इस पर प्रभावित पड़ता है। और परिवार से विद्यालय का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी के सामाजिकरण में, आस पड़ोस वातावरण या समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है, सामूहिक जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं इन सब का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी का सामाजिकरण करने में। उसके बाद इसके कुछ सिद्धांत होते हैं सामाजिकरण के, जिसमें आप कह सकते हैं कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत होता है, जिसको दुर्खिम ने दिया था, कहीं पर इसको दुर्खिम का सिद्धांत भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मीट का सिद्धांत है ना, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनको हम बाद में बात करेंगे। एक थोड़ा सा आपको मैं वहाँ तक टच करने की कोशिश कर रहा था। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा जो है, मेन जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो MCQs यहाँ पर, इस टॉपिक से सामाजिक परिपक्वता यानी कि सोशल मैच्योरिटी से हम MCQs देखेंगे, कितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में आने की संभावना जिनकी रहती है इस टॉपिक से। दोस्तों दूसरा टॉपिक, अब उसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, देखिए ऑप्शन ए, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो दोस्तों जो सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण व्यक्ति का होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है, ठीक है, किशोरावस्था के दौरान होता है। ये ऑप्शन बी यहाँ पर को सही है। उसके बाद है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट डॉट देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता है ना, हम समझते हैं भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुभाषिक हमारा देश है, तो इसको हम किस रूप में देख सकते हैं, क्या एक असुविधा है हमारी स्टडी के लिए, या इसका क्या मतलब क्या इसके गुण या अवगुण हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसके ऑप्शन देखेंगे, उसमें आपको क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में है, या विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक योग्यता की चुनौतियों के रूप में है, या शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप देखेंगे कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए एक संसाधन के रूप में हम कह सकते हैं कि जो बहुभाषिक विशेषता है वो काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों, देखिए अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज के बड़ों का सम्मान करना, या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजित करना, या सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो सामाजिक वातावरण है उसमें हमने पहले ही कहा था कि उसके मापदंडों के साथ अनुकूलन करना, एडेप्टेशन करना, एडजस्टमेंट करना, ठीक है। तो ये होता है सामाजिकरण का मतलब। तो सामाजिकरण का तात्पर्य क्या हो गया, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, ठीक है, अनुकूलन और समायोजन करना। चलिए उसके बाद शिक्षक को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डॉट डॉट से भी सहायता करती है। अब देखिए एक शिक्षक है, शिक्षक को क्या सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। दोस्तों अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो किसी सामूहिक गतिविधियों में, सामूहिक ऐसे कार्य हो रहे हैं जहाँ पर कोई फंक्शन है, खेल हैं, या कुछ भी ऐसे ग्रुप में कोई सामूहिक कार्य हो रहे हैं, तो उन गतिविधियों में भाग लेने से बच्चा अनेक चीज़ें सीखता है, ठीक है। ग्रुप में एडजस्टमेंट करना सीखता है, विभिन्न एक्टिविटीज़ को सीखता है, दूसरों से सीखता है, खुद करके सीखता है। तो ये कई चीज़ें ग्रुप में जाने से होती है, ठीक है। तो क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये और क्या काम करता है, देखिए सीखने को सुगम तो ये बनाता ही है, ग्रुप में जाने से ईजी होता है लर्निंग, और उसके बाद और क्या हो सकता है, बच्चे का सामाजिकरण होता है। दोस्तों अगर कोई बच्चा अकेले में रहता है, हम कहते हैं ना, तो अकेले में रहने वाला बच्चा
का सामाजिकरण नहीं हो पाता। जब कोई बच्चा ऐसा है जो ग्रुप में समूह में रहता है तो उसका सामाजिकरण जल्दी हो सकता है और वो बोलने में उसको हेजिटेशन नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा अकेलापन महसूस करता है, अकेलेपन में रहता है, अकेले में रहता है, वो समाज में उसको जाने में हेजिटेशन होती है, वो ना किसी से बात कर पाता है और एक उसका स्वभाव कुछ अलग प्रकार का हो जाता है। अगला है सामाजिकरण का अर्थ है। तो दोस्तों हमने कहा था कि सामाजिकरण क्या है, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को देखिए आप कई तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो समाज में समायोजित होना, मापदंडों के विरुद्ध विद्रोह या सामाजिक विविधता को समझना। देखिए आप विद्रोह तो हो नहीं सकता है, ठीक है, समाज में समायोजित होना ये तो सही है, ठीक है। समाज में समायोजित होना हमने पहले ही भी इससे कहा था कि मापदंडों के साथ अडेप्टेशन करना है, एडजस्टमेंट करना, ठीक है, समाज के साथ एडजस्टमेंट, समायोजित करना, हम क्या कहते हैं इसको, समाजीकरण का अर्थ होता है। क्योंकि हम उस समाज के एक सदस्य हैं, एक मेंबर हैं, तो हमको उस समाज के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगला है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेना है। तो नर्सरी कक्षा में अगर शुरुआत करनी है तो कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। दोस्तों जो नर्सरी में बच्चा होता है काफ़ी छोटा होता है उस समय, ठीक है ना। तो जो बच्चा होता है नर्सरी वाला वो बहुत छोटा होता है, उसने बाहर की दुनिया उसने देखी नहीं होती है। वो अगर सबसे ज़्यादा परिचित होता है तो अपनी फैमिली से परिचित होता है, परिवार से, ठीक है ना। तो फैमिली से परिचित होता है तो सबसे पहले उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या होगी, मेरा परिवार। उसको परिवार के बारे में बताया जाए, परिवार से कोई भी चीज़ का पढ़ाओ तो उससे कनेक्ट किया जाए। जैसे बचपन में आपको निबंध लिखने के लिए हमको दिया जाता था, तो कैसे चीज़ों पर, मेरा विद्यालय, मेले, दीपावली, होली, तो हम वही चीज़ लिखते थे जो, या गाय पर निबंध, हमने गाय देखी है तो हम गाय पर निबंध लिखते थे। उसके गाय के पास 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है, ये हमारे निबंध हुआ करते थे, ठीक है। यानी कि हम उन्हीं चीज़ों से परिचित थे, उसी के अकॉर्डिंग हमको कनेक्ट करने की कोशिश किया जाता था कि हम किसी चीज़ के बारे में जो हमने देखी है उसको हम लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो इससे बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। तो यहाँ पर छोटा बच्चा है, उसको परिवार से ही वो कनेक्टेड रहता है इतने टाइम में, तो उसको परिवार, मेरा परिवार उसकी विषय वस्तु सबसे बेहतर होगी। उसके बाद सामाजिकरण है। तो सामाजिकरण क्या है, जैसे कि हमने अभी बात की थी दोस्तों, हमने कहा कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही क्या है, सामाजिकरण है। देखिए अब क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है जबकि क्वेश्चन एक ही है। उसके बाद है सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या, ठीक है। तो सामाजिकरण में क्या क्या सम्मिलित है, एक तो सांस्कृतिक संचरण है और क्या है यहाँ पर को आएगा। तो दोस्तों देखिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी समूह का या समाज का एक सदस्य होता है, एक मेंबर होता है उस ग्रुप का, ठीक है। हमने कहा कि समाज 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर बना है। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कोई भी समाज वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक विभिन्न समूह पाए जाएंगे, ठीक है ना। पहली बात तो कोई भी समूह है वो 2 लोगों से ज़्यादा से लोगों के मिलकर बनता है। फिर एक समाज के अंदर बहुत सारे समूह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समाज का निर्माण बहुत सारे समूहों से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर सामाजिकरण में क्या क्या सम्मिलित है, सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकास, ठीक है, व्यक्तित्व विकास। देखिए किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व का विकास भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है, सामाजिकरण के अंतर्गत। उसके अगला है सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है, ठीक है। तो प्रच्छन्न का मतलब यहाँ पर आप लेटेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सामाजिकरण के संदर्भ में प्रत्येक विद्यालय के पास क्या होता है, प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित रहता है। देखिए अगर जब हम एजुकेशन बच्चे को देते हैं, ठीक है, एक शिक्षक क्या करता है, बच्चे को टीचिंग करता है, टीच करता है, पढ़ाता है, ठीक है, तो उसको सिखाता है। तो दोनों के बीच क्रिया होती, अंतः क्रिया होती है, ठीक है ना। बच्चे और शिक्षक और छात्र के बीच अंतः क्रिया होती है, और जो बेहद ज़रूरी है, ठीक है, दोनों के बीच बेहद ज़रूरी है शिक्षण में। तो यहाँ पर अंतः क्रिया होती है और सामग्री के द्वारा, जो अंतः क्रिया उनके बीच होती है और जो सामग्री होती है उसके द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत निहित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। दोस्तों सामाजिकरण की निष्क्रिय, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो वो एजेंसी कौन सी है। देखिए, स्वास्थ्य क्लब है, परिवार है, इको क्लब है और सार्वजनिक पुस्तकालय है। तो यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य क्लब है, यहाँ पर समूह होगा, ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है ना, और वहाँ पर आपस में कई चीज़ें सीखने को और इसका मौका मिलेगा। परिवार में भी जो है अंतः क्रियाएँ होती हैं, इको क्लब में भी होगा। यहाँ पर अगर सार्वजनिक पुस्तकालय में देखें तो यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालयों में क्या होता है, कोई भी बच्चा जाता है या तो वहाँ पर सीधे एक पुस्तक उठा के चुपचाप एक मशीन की तरह बैठ जाएगा, लेकिन ना ही किसी के साथ अंतः क्रिया होती है, ना ही कोई ऐसा आपस में कुछ नहीं होता है। एक बुक लेके पुस्तकालय में चुपचाप बैठ जाएगा अकेले और उसको वहीं पर रख के चुपचाप सीधे उठ के आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं तो निष्क्रिय एजेंसी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर को डी हो जाएगी, जिसमें बच्चा अकेले रहता है और अकेले ही अपनी स्टडी करता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है। देखिए, सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के बारे में यहाँ पर को बात हो रही है। दोस्तों, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। तो बच्चे जब विद्यालय में कोई बच्चों को किसी शिक्षक के द्वारा बताई जाती है, इसीलिए एक चीज़ आपको पता है कि जो शिक्षक होते हैं उनसे अच्छे व्यवहार की और अच्छे शब्दों की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि बच्चा एक शिक्षक को आदर्श मानता है। जो शिक्षक जैसा व्यवहार करते हैं या जो कुछ उनको बताते हैं, बच्चे आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय में बताए गए जो भी चीज़ बताई जाती है वो बच्चा उसको स्वीकार करता है, चाहे फिर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण एक कैसी प्रक्रिया है या क्या प्रक्रिया है। दोस्तों देखिए, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित किया जाता है, ठीक है। कि कैसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित किया जाता है। अगर हम समाज के सदस्य हैं तो उसके मूल्यों को हमको अर्जित करना होता है, उस पर विश्वास करना होता है और उसकी अपेक्षाएं क्या हमसे, कोई हमारा समाज क्या हमसे अपेक्षा करता है, उनको हमको अर्जित करना होता है, इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। देखिए, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन होगा। दोस्तों देखिए, जनसंचार आज के समय में आप देखें, जनसंचार के जितने भी कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण माध्यम इस समय बनते जा रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बिल्कुल ये तो सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम। तो सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम, इस पॉइंट को हमको ध्यान में लेकर अपने आंसर करने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम तो जनसंचार की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। देखिए, जनसंचार माध्यम की पहुंच तो बढ़ ही रही है इस समय, और इस माध्यम से इस जनसंचार माध्यम जो है अभिवृत्तियों, मूल्य और विश्वासों को भी प्रभावित करता है। अब ये प्रभावित करता है, इसमें से ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छी तरीके से प्रभावित करता है, ज़रूरी नहीं है कि गलत तरीके से भी प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो जनसंचार माध्यम है सामाजिकरण के लिए यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है। आज कोई भी चीज़ है, आप देखते हैं टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा विकास हो चुका है और इस टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी फ़र्क इस पर पड़ सकता है और हमारे दृष्टिगोचर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है। देखिए, सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण कौन सा होगा दोस्तों, हमारा परिवार होता है, ठीक है। हम जानते हैं, हम सबसे पहले अपने परिवार से सीखते हैं, ठीक है। परिवार के लोगों के बीच, हमारे परिवार में जितने मेंबर होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, हम सबसे पहले उनसे सामाजिक होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बाहर होते हैं, स्कूल से होते हैं, या फिर उसके बाद पूरी अपनी सोसाइटी से, दुनिया से होते हैं बाकी के। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख कारक है सामाजिकरण का, वो सबसे प्रमुख कारण हमारा कौन का है, परिवार है। हमारा परिवार ही हमारा सबसे पहला स्टेप है हमारे सामाजिकरण की।
अगला है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो दोस्तों सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होगा? एक संस्कृति की रीतियों और मापदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन या आनुवांशिक संचरण। तो दोस्तों यहाँ पर को आप सीधे सीधे देख सकते हैं आनुवांशिक संचरण। आनुवांशिक संचरण जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। बाकी एक संस्कृति की रीतियों और मापदंडों को सीखना, अगर हम किसी समाज में रह रहे हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज और उनके मापदंडों को सीखना जो है इस प्रक्रिया में आएगा। सामाजिकरण बिना इसके नहीं हो पाएगा। दूसरा, हमको विभिन्न समाज के में काम आने वाले या जितनी भी ये स्किल्स होते हैं इनको सीखना, इनका अर्जन करना भी ज़रूरी है। ये भी इसकी एक प्रक्रिया है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, हम समाज के मूल्यों को हमको अर्जित करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये सब के सब। बाकी लास्ट में है आनुवांशिक संचरण, ये हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद है बच्चे के सामाजिकरण में परिवार ... भूमिका निभाता है। दोस्तों क्या बच्चे का सामाजिकरण होता है? हमने कहा कि जो बच्चे का सामाजिकरण होता है वो परिवार से शुरू होता है। ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो फैमिली से ही शुरू होता है। अब फैमिली से शुरू होता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के सामाजिकरण में जो परिवार होता है, परिवार की सबसे मुख्य भूमिका होती है। ठीक है। क्या कह सकते हैं कि परिवार की सबसे मुख्य भूमिका होगी। ठीक है ना। चलिए, सामाजिकरण का अर्थ है। तो दोस्तों सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सामाजिक मापदंडों का कठोर रूप से पालन करना। अब यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन को देखिए और इसके ऑप्शन देखिए, हर किसी में अलग अलग मिलेगा। सामाजिकरण, सामाजिक मापदंडों का कठोर रूप से पालन करना, क्या ये हो सकता है? कठोर रूप से पालन करना नहीं हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि देखिए शिक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों सामाजिकरण का मतलब होता है आसपास के जो सामाजिक वातावरण हैं या फिर रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको अपनाना और उन्हें समायोजित करना। ठीक है ना। इसे परस्पर मानवीय संबंध और हम कह सकते हैं कि समूह गतिविधि के द्वारा विद्यार्थियों के बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं या करा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? समाज में समायोजित होना, कठोर रूप से पालन करना। अब एक किसी सामाजिकरण आपका हो गया तो समाज के सदस्य हैं तो उन मापदंडों को हम कठोर रूप से पालन करना तो नहीं हो सकता है ना। कठोर रूप से हम पालन कैसे कर सकते हैं? हम हो सकता है किसी मुद्दे पर हम उसके खिलाफ भी हो सकते हैं। ठीक है। और कई चीज़ें मतलब कुछ हमारे विपरीत भी हो सकती हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? समाज में समायोजित होना पड़ेगा, जैसे कुछ न कुछ बेहतर रास्ता निकाल कर। उसके बाद है विद्रोह नहीं कर सकते, विविधता को समझना, ये भी जो है इसी के अंतर्गत आ जाएगा, समायोजित के अंदर। आगे है समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य देखिए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। छात्रों को जाति, रंग, क्षेत्र और धर्म को ध्यान दिए बिना समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही है यार। छात्रों को अगर समान शैक्षिक अवसर की बात हो रही है तो किसी भी बच्चे के, हम स्कूल में देखते हैं, हम किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं कर सकते उसके जाति, रंग, क्षेत्र या धर्म के को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों आप जानते हैं जो स्कूल होते हैं, स्कूल्स में एक यूनिफॉर्म होती है। ठीक है। वो यूनिफॉर्म सभी के लिए एक सी होती है, चाहे वो कोई गरीब बच्चा हो, कोई अमीर बच्चा हो, कोई कैसी भी पृष्ठभूमि से हो, कैसी भी बैकग्राउंड से हो। क्योंकि आप समझते हैं अगर कोई अमीर बच्चा है, वो अगर हम यूनिफॉर्म नहीं होगी तो वो अपने फैमिली की पृष्ठभूमि के हिसाब से कपड़े पहनकर विद्यालय में आएगा। लेकिन एक गरीब बच्चा है, हो सकता है उसको कपड़े जुटाने मुश्किल हो और वो फटे कपड़े पहन के आए तो उसको उसका आत्मविश्वास वहीं पर गिर जाएगा। इसीलिए ये इस भेद को दूर करने के लिए, इस विभेद को दूर करने के लिए यूनिफॉर्म बनाई गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि छात्रों को जाति के आधार पर या रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है हम विभेद नहीं कर सकते उनके बीच। हमको समान शिक्षा देनी चाहिए और देनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये समान शैक्षिक अवसर के अंतर्गत आ सकते हैं। अगला है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए शिक्षक को ये करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमसे देखना पड़ेगा कि प्राथमिक पूछ रहा है, उच्च कक्षा पूछ रहा है या फिर छोटी नर्सरी या कि कौन सी कक्षा के या कौन सी स्तर के बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सुबह प्रत्येक बच्चों का अभिवादन करें। तो ये जो है सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए इतना
प्रबल नहीं होगा। भेदभाव न करें और हर बच्चे के लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित करें। देखिए भेदभाव ना करें यहाँ तक ठीक है, लेकिन प्रत्येक बच्चे के लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सकता है। हर बच्चे की मनोदशा अलग होती है, हर बच्चे की क्षमता और बुद्धि अलग होती है, ठीक है ना। तो हर बच्चे का एजुकेशन लेने की और ग्रहण करने की स्मृति और ये सारी चीज़ों में बहुत सारा फ़र्क होता है, नहीं कर सकते। अगला, बच्चों को समूह की गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर स्वयं समूह, हाँ बिल्कुल सही है। बच्चों को समूह की गतिविधि जब होती है कोई, तो उसमें समाज नीति के आधार पर स्वयं समूह बनाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। वो स्वयं समूह बनाएंगे तो समूह के लिए कार्य करेंगे, उसमें लीडरशिप करने का उनको एक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो उस समूह का वो खुद ही, ठीक है, कोई समूह बनाएंगे तो और खुद ही उस समूह का एक सदस्य बनेंगे, मेंबर बनेंगे और उसमें अपने आप को समायोजित कर पाएंगे। आगे है, छात्र की ज़रूरतों, हितों और सीखने की शैली पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि केंद्रित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सी विधि केंद्रित हो जाएगी, इसमें बाल केंद्रित विधि। आप समझते हैं जो शिक्षा होती है वह बालकों के लिए होती है, तो जो इस समय शिक्षा की जो प्रणाली चल रही है वह बाल केंद्रित शिक्षा ही चल रही है। हमको छात्र की ज़रूरतों, उसके हितों के आधार पर ही हमको अपनी शिक्षण विधियों को अप्लाई करना पड़ता है और बच्चों को टीचिंग देनी पड़ती है, शिक्षा देनी पड़ती है। अगला है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है। दोस्तों देखिए, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। तो प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के द्वारा क्या होता है, शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने से भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है। एक बेहतर शिक्षक जो है वो होता है जो समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करे, ठीक है, और बेहतर तरीके से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अग्रसर हो और इस पर विश्वास करता हो। अगर कोई शिक्षक है अगर वो प्रशिक्षण बार बार समय समय पर प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो वो अपडेट नहीं हो पाएंगे, जिससे कि बच्चों को भी उतना अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना यहाँ पर को सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो सामाजिकरण जो है एक प्रक्रिया है जिसको बच्चे और वयस्क कहाँ से सीखते हैं दोस्तों, परिवार से तो सीखते हैं नंबर 1, और विद्यालय से भी सीखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया, और परिवार से भी सीखते हैं, 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा, श्रेष्ठ जनों से, हमारे समाज के जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं हम उनको फॉलो करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं इन तीनों से, यानी कि उपरोक्त सही सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, दोस्तों संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या हुआ, उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण का मतलब ही यही होता है, या कम्युनिकेशन का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। जब कम्युनिकेशन आप करते हैं किसी से, उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान होता है। कुछ चीज़ें वहाँ से आती हैं और कुछ चीज़ें हमको डिलीवर करनी होती है, देनी होती है, ठीक है। तो विचारों का आदान प्रदान इसका अर्थ होता है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, तो शिक्षा के संदर्भ में अगर पूछ रहा है तो सामाजिकरण का क्या मतलब होगा दोस्तों। देखिए, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। पहले ही मैंने कहा कि सामाजिकरण का मतलब यही होता है कि मापदंडों का पर जो अनुकूलन करना और अपने आप वहाँ पर समायोजन करना। अगला, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है, ठीक है। तो सामाजिकरण में क्या सहायता करती है, इस क्वेश्चन को आप उल्टा भी कर सकते हो थोड़ा सा। सामाजिकरण में क्या सहायता करती है, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। सामूहिक गतिविधियों में शामिल होंगे तो उनका सामाजिकरण जल्दी हो जाएगा। सामाजिकरण क्या है, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और पूछे भी गए हैं। देखिए सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं पहले पूछे जा चुके हैं।
तो इसके आंसर मैं आपको बता ही चुका हूँ मापदंडों के साथ। अनुकूलन यहाँ पर को सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका मिलान उचित है? तो दोस्तों यहाँ पर को किसका मिलान उचित है? देखिए, सामाजिक विकास जो होता है ना, तो वातावरण के साथ ही होता है, वातावरण से होता है सामाजिक विकास। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या क्या है? इस क्वेश्चन को मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ। इसका आंसर आप क्लिक करके बताना, इसको पढ़ो, उसके बाद नीचे आंसर कमेंट करो, ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर मैं पहले इस बार बता चुका हूँ। यही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर को रिपीट हुआ है, तो ये आपके लिए वर्क है। आप बिना देखे इसको बताओ कि आपको याद हो पाया था या नहीं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन सही है, गलत है, आंशिक रूप से सही है या फिर पूरा ही सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर का ये कथन सही है, ठीक है ना, सत्य कथन है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से चेस है ना, शतरंज जिसको बोलते हैं हिंदी में, चेस और कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? दोस्तों, जो चेस होता है और कार्ड होते हैं, अगर आपको चेस खेलना आता है तो आप कार्ड खेलना तो समाज में गलत माना जाता है, लेकिन कार्ड्स और चेस एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग के खेल हैं, ठीक है, बौद्धिक खेल हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? बौद्धिक खेल हैं, बुद्धि से संबंधित है। इनमें चेस खेलने में बहुत अधिक मात्रा में या फिर ये बुद्धि की ज़रूरत होती है, जिसमें क्या होता है, जब हम खेल रहे होते हैं उसमें सामने वाले की चाल भी हमको जाननी होती है और अपनी चाल भी जाननी होती है। जब हम कोई चाल चलते हैं तो हमको देखना होता है कि सामने वाला क्या चाल चलने वाला है, और ये चाल उसने अगर चली है तो किस उद्देश्य से चली है, ये क्या करना चाहता है। हमको दूसरे का दिमाग भी पढ़ना होता है। उसी तरह से कार्ड्स में भी होता है। कार्ड अगर आपको खेलने आते हैं तो कार्ड में भी विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं। इन कार्ड्स में भी दूसरे की को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर बौद्धिक स्तर आपका देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक परिपक्वता यानी कि सामाजिकरण से कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं पिछले टाइम से, तो इनकी संभावना बढ़ जाती है इस तरह के क्वेश्चनों के आपके एग्जाम में आने की। यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन थोड़ा लग रहे थे हमको इम्पोर्टेंट, हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।